हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की क्लास हम एनआईओएस के लिए शुरू करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स की क्लास आज स्टार्ट होगी आपकी। टॉपिक है आपका कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। बच्चों ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पार्ट है, 2D ज्योमेट्री जिसको कहा जाता है। अच्छा 2D ज्योमेट्री क्या होता है? जहां पे हम एक्स और वाई एक्सिस को डील करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एनआईएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी इसे माना जाता है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पे सीखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, बच्चों जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनाते हैं जिसमें ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। इतनी बेसिक चीज तो सबको मालूम है। अब मान लो मुझे यहां पे कोई भी बिंदु लेना होगा, कोई भी पॉइंट लेना होगा, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि उसकी दूरी एक्स अक्ष से कितनी है और वाई अक्ष से कितनी है। एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे हो या फिर वो वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। तो मान लो इसे एक नाम दे देते हैं ए और बी। ठीक है बच्चे, तो ये वाला पार्ट एक्स और ये वाला पार्ट जो है वो वाई माना जाए। यहां पे आपको एक्स और वाई मिलेंगे, आपको अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि ये वाई एक्सिस से कितनी दूर पे पॉइंट है और एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे ये पॉइंट है। ये टुगेदर दोनों मिला के क्या बोले जाते हैं? कोऑर्डिनेट्स बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेट्स बोले जाते हैं। ठीक है, ये अकेला, अगर अकेला इसके बारे में आपको बताना हो तो इसको आप एक्स कोऑर्डिनेट कह सकते हैं। इसका बच्चों एक और नाम है एब्सीसा भी कहते हैं इसको। इसे एब्सीसा भी कहते हैं, नाम याद रखिएगा। एग्जाम में कभी कभी एक कंफ्यूजन हो जाता है ना, तो एब्सीसा नाम याद रखिएगा। ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है। वाई कोऑर्डिनेट इसका भी एक नाम है बच्चे, इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। तो एब्सीसा और ऑर्डिनेट दोनों मिलाकर के क्या बनता है? कोऑर्डिनेट्स, जिससे आपको यह अंदाजा लगता है कि कोई भी बिंदु 2D में किस जगह पर स्थित है। तो मेरे ख्याल से ये जो बेसिक पार्ट हो गया होगा, ये चीज आपकी हो गई होगी क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। इसमें एक और टर्म आएगा आपका क्वाड्रेंट्स। क्या आएगा बच्चे? क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स को हिंदी में चतुर्थांश कहा जाता है। चतुर्थ अंश वो क्या होता है? देखिए बहुत आसान सा है, ओ एक्स एक्स डैश वाई और ये वाई डैश। ठीक है बच्चे, अब आप देखोगे कि ये वाला पार्ट जो है ये इतने दूर का, जो पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, जहां पे एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, इस वाले पार्ट को कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैंने क्यों लिखा है, क्यों आप क्वाड्रेंट समझिएगा, तो इसको क्या कहा जाता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, ठीक है, यहां पे आप देखोगे कि अब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ चुके हो, यानी कि एक्स यहां पे नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा। इसे कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। और ये वाला पार्ट क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट है। यहां पे बच्चों एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा। ये वाला पार्ट क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट। इस पे आइए, इस पे क्या होता है कि आपका एक्स वाला पार्ट तो पॉजिटिव होता है, लेकिन वाई वाला पार्ट क्या हो जाता है? नेगेटिव होता है। इसे कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट कुछ नहीं है, जब भी आप अपने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस में दिखाते हैं ग्राफ के, जिसमें दोनों पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, और एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ऐसे जो सेक्शंस में आप दिखाते हैं, ये पूरे 4 पार्ट में बटे हुए हैं। ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला पार्ट सेकंड है, और ये वाला पार्ट बच्चों होता है थर्ड, और ये अंतिम पार्ट जो होता है वो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। चलना कैसे है आपको?
हमेशा आप याद रखिएगा कि कोऑर्डिनेट लेते समय आपको हमेशा इस तरह से चलना है, घड़ी के विपरीत दिशा में। ऐसे चलेंगे तो पूरा गलत हो जाएगा, है ना। फर्स्ट के बाद ये सेकंड वाला ऐसे, सेकंड के बाद थर्ड, एंड थर्ड के बाद देन फोर्थ क्वाड्रेंट आपको ऐसे लेकर के चलना है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे इस तरह से चलने लगते हैं तो वो सरासर गलत हो जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये क्वाड्रेंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, पूरे बेसिक पार्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये डिस्टेंस फार्मूला। इस पे बहुत ही ज्यादा प्रश्न आपको एलओएस में मिलने वाले हैं, है ना। डिस्टेंस फार्मूला समझते हैं एक्चुअल में है क्या। देखो मान लो आपने एक यहां पे एक ग्राफ का पार्ट लिया, है ना, एक्स और वाई एक्सिस पे एक ग्राफ आप प्लॉट करने जा रहे हो, ठीक है। सबसे पहले हम यहां पे एक छोटा सा पॉइंट ले लेते हैं P, ठीक है बच्चे। अब देखो यहां से ये x दूरी है ना, और ओरिजिन से ये वाली डिस्टेंस को आप y1 मान लीजिए। इस वाले डिस्टेंस को मैंने x1 माना है, इसको क्या माना है बच्चे, y1 माना है। चलिए ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x1, y1 हो जाएगा। अब थोड़ी दूरी पर एक और पॉइंट यहां पे मैं क्यों ले रहा हूं, ठीक है बच्चे। अच्छा यहां देखो, बहुत ध्यान से देखना, ये वाली दूरी x1 है और ये वाली y1 है, तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए। आगे बढ़ते हैं, इसके पार्ट पे आइए, ठीक है। चलो इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसे हम बना देते हैं a, इसे हम बना देते हैं b, ठीक है। चलिए ये वाली दूरी हमने मान लिया x2, ठीक है, और ये वाली पूरी दूरी यहां से यहां की हमने क्या मान लिया बच्चे, y2 मान लिया, ठीक है। अब इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, ए बी मैं दे चुका हूं, यहां पे सी नाम दे दिया। अब बहुत ध्यान से समझो, इसका जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो कुछ ऐसे होंगे x2, y2, गॉट इट। चलिए अब देखिए बहुत ध्यान से, अगर मैं एक लाइन ऐसे खींच दूं, यहां पे एक परपेंडिकुलर में डाल दूं, तो एक ट्रायंगल का यहां पे एक शेप ले लेगा। अब आप देखिए बहुत ध्यान से, इसको भी एक नाम दे देते हैं, आर कर देते हैं। अब आप क्यू आर अगर निकालने जाओगे तो ये वाली जो दूरी है वो तो y2 है, और ये वाली जो दूरी है r से c की वो कितनी है, y1 है। देखिए बहुत ध्यान से, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जब हम y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पर्टिकुलर पार्ट आ जाएगा, गॉट इट। चलिए इसको देखिए, यहां से यहां की जो दूरी है, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां की जो दूरी है x2 है, और यहां से यहां की जो दूरी है वो x1 है। तो ये दो दूरी होगी, ये x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगी, गॉट इट। यानी कि इसको मैं यहां पे भी लिख सकता हूं x2 माइनस x1, गॉट इट। चलिए अब देखिए यहां पे, अब आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। वो क्या कहता है कि ये परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर, यानी कि y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस ये, फिर दूरी देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये जो दूरी है इसके हाइपोटेन्यूज कितना है बच्चे, PQ है, बस PQ का स्क्वायर। अब यहां पे अगर मैं PQ ले लूंगा तो ये बन जाएगा अंडर रूट, हालांकि होगा वो प्लस माइनस, लेकिन माइनस नहीं लेना है। दूरी बच्चों कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, होना तो मैथ के रूल से आगे प्लस माइनस चाहिए, ठीक है। बट ठीक है, आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा सर प्लस माइनस क्यों नहीं ले रहे हैं, इसलिए माइनस नहीं ले रहे हैं बच्चे, क्योंकि PQ क्या है, एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी भी सबको मालूम है नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसीलिए आप प्लस लगा दो, है ना। आगे देखो, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चे। अब आप कहोगे सर मान लो मैं न्यूमेरिकल कर रहा हूं, मतलब इसके क्वेश्चंस हल कर रहा हूं, सर गलती से अगर x1 हम पहले लिख दें और x2 को बाद में लिख दें सर, तो क्या मेरा आंसर गलत हो गया? जी नहीं, कतई नहीं होगा। देखो रीजन क्या है, मान लो मैंने x2 में से x1 को घटाया
और मेरा आंसर आ गया 2। अगर मैं इसको उल्टा भी घटाता हूं तो अंतर प्लस और माइनस का आता है, -2 होगा। लेकिन अगर मैं इसको वर्ग कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो बच्चों माइनस का भी स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस। तो बाई चांस अगर गलती से आपने x2 की जगह x1 फार्मूले में लिख दिया, यहां y2 की जगह y1 लिख दिया फार्मूले में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम आएगा। इसीलिए हम जो भी प्रश्न करेंगे इसकी चिंता ही नहीं करेंगे कि x1 पहले है x2 बाद में। हाँ, बस ये ध्यान रखना होगा कि x1 के साथ x2 लेना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि x के साथ आपने y ले लिया, ये सरासर गलत होगा। आप जब भी सॉल्व करोगे x के साथ x को लेना है, y के साथ y को लेना है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप y2 को पहले ले रहे हो, y1 को बाद में ले रहे हो, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप उल्टा सीधा मत लीजिएगा, x के साथ x के साथ x ही लेना है और y के साथ y को लेना है। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से ये फार्मूला आपको क्लियर हो गया होगा, फार्मूले की प्रूविंग भी हो चुकी है। अब चलेंगे, देखेंगे कि इससे रिलेटेड कितने तरह के क्वेश्चन हमारे एनआईओएस में आ सकते हैं और कैसे उन क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। चलिए ये कुछ प्रश्न है, आप देखिए 2 प्रश्न हमने लिए हैं, और भी ढेर सारे क्वेश्चन अभी कराएंगे, बट अभी हमें वार्म अप होने के लिए, अभी हमें इसको जानने के लिए 2 क्वेश्चन इनफ है। यहां से हमें यह पता चल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न हमारे सामने बुक में आना है। आपकी बुक का ही प्रश्न है, एनआईओएस का ही प्रश्न है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। 2 प्रश्न हमारे सामने हैं, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट है। अच्छी बात है। हमें क्या बताना है, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी। तो बच्चों फार्मूला क्लियर है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, चलिए अब देखो भाई, यहां पे इसको x1 y1 मान लो और इसको मान लो x2 y2। वाह भाई वाह। चलिए अब देखिए यहां पे क्या बोला था, x2 के साथ ही लेना है आपको, x के साथ x और y के साथ y। तो अब यहां पे मैंने 10 ले लिया और यहां पे 14 ले लिया और इसका वर्ग कर दिया। y2 मैंने 6 ले लिया और y1 मैंने 3 ले लिया, इसका वर्ग कर दिया। अब देखो बहुत ध्यान से, ये हो जाएगा बच्चे -4 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा 16 और 9, 16 और 9 होता है 25, 25 का हो जाएगा 5, यानी कि इस वाले प्रश्न का जो आंसर आएगा वो आएगा 5। वो आएगा बच्चे कितना, 5 इज द राइट आंसर। बहुत आसान सा है, बहुत ही इजी है। कोऑर्डिनेट पार्ट ही अपने आप में पूरा इजी है, जब हम और गहराई में जाएंगे तो ये और इजी लगने लगेगा। कोई बड़ी चीज नहीं है, आराम से एग्जाम में पूरा पूरा आपको नंबर मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब करते हैं अपने कौन से प्रश्न को बच्चे, दूसरे वाले प्रश्न को। ठीक है, इस दूसरे वाले प्रश्न को करेंगे फटाफट से। एमबी क्या हो जाएगा, वही अपना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब कहोगे सर जी इसमें मान लो मैं ऐसा ना मानना चाहूं, x1 x2 x1 y1 x2 y2 ना लिखना चाहूं तो क्या, ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो, बस ख्याल इतना रखना है कि x के साथ x को लेना है, सिंपल बात है। अब कौन पहले कौन बाद में मैटर ही नहीं करता। तो बाई चांस आप नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फार्मूले में आपको इस पे दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि आपने किसको लिया है, आप डायरेक्टली भी ले सकते हो। जैसे मैंने -1,0 ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, यहां लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर y के साथ y लेना है, ठीक है, 2 + 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये 1 हो जाएगा और ये 4 2 6 2 8 18 64 और एक 65 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये तो और आसान हो गया सर जी। यहां भी हमें ये चीज दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि x1 किसको लिया हमने, y1 किसको लिया। कुछ पार्ट इसमें आएंगे जहां इसकी आवश्यकता पड़ेगी, बट यकीन मानिए कि डिस्टेंस जब आप निकाल रहे हो इस फार्मूले को लिखने के बाद यहाँ कोई
मेंशन ऐसा मैंडेटरी नहीं होता। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आपने उसको मेंशन कर दिया है तो अच्छी बात है, थोड़ा एग्जामिनर के लिए चेक करते समय काम और आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं वो आपका नंबर काट देगा अगर आपने डायरेक्ट ले लिया तो। डायरेक्ट भी आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये भी डिस्टेंस फार्मूले से ही बनेगा। इनका ये कहना है कि इस बात को आप प्रूफ करिए, सिद्ध करिए कि ये जो पॉइंट दिए हुए हैं, ये जो पॉइंट दिए हुए हैं ये हैं क्या, ये वर्टिसेस है किसके, राइट एंगल ट्राइंगल के। मतलब आपको ये दिखाना है कि इसको इन पॉइंट्स को लेकर के हम कौन सा ट्राइंगल बना सकते हैं, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल का निर्माण कर सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल सबको मालूम है, समकोण त्रिभुज का निर्माण करना जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। चलिए तो इसको ट्राई करते हैं। ए को मैंने लिखा 4,4, बी को मैंने लिखा 3,5 और सी को मैंने लिखा -1,-1। अब मैं निकालूंगा साइड्स, उस त्रिभुज की भुजाएं निकलेंगी, साइड्स निकलेंगी। तो ए बी मैंने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, ठीक है। अब इसमें ये चीज दिखाने की जरूरत नहीं किसको x1 x2 ले रहा हूं, हार्डली मैटर्स, मैं डायरेक्ट ले रहा हूं। तो 4 - 3 का होल स्क्वायर, 4 - 5 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा 1 + 1 यानी कि √2 हो जाएगा। अब मैं निकालने जा रहा हूं यहां पे BC को, BC साइड निकलेगा, फिर से वही फार्मूला अप्लाई होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला जरूर लिख देना। तो आप फिर से वही चीज, किसी को आप ले सकते, इसको इसको किसी को भी मान सकते हैं, मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूं। तो 3 में से ये घटेगा तो जुड़ जाएगा, 3 - -1 + 1 हो जाएगा इसका स्क्वायर, और 5 - -1 + 1 हो जाएगा। तो ये 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4 चौका 16 और 6 6 36। तो 36 और 16, 6 6 12 3 52, 52 ये हो जाएगा बच्चे। अब निकालते हैं हम AC वाला पार्ट। अब हम क्या निकालेंगे, AC वाला पार्ट। फिर से फार्मूला अप्लाई करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके बच्चे, अब फिर से हम A और C के बारे में बात कर रहे हैं। तो 4 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, देन 4 + 1 का होल स्क्वायर। तो ये बच्चे हो जाएगा 25 + 25 यानी कि √अंडर में 50। तो 3 भुजाएं यानी कि 3 साइड्स हमें मिल चुकी हैं। एक साइड हमारे पास AB है जो कि आया है √2, एक साइड हमारे पास BC है जो कि आया है √52, और एक साइड हमारे पास AC है जो कि आया है कितना बच्चे, 50। ठीक है, अब इसको सर जी राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनाया जाए, राइट एंगल ट्रायंगल हम कैसे समझ ले कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखो बहुत आसान है, बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप तो क्लियर हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखना, एक ट्रायंगल यहां पे ऐसे खींच दो, एक ट्रायंगल खींच दो बच्चे, और सबसे पहले देखो कि सबसे बड़ा वाला साइड कौन सा है। सबसे बड़ा वाला जो है वो मुझे ये BC वाला दिख रहा है, देखिए √52 है, ये BC वाला दिख रहा है। तो आप यहां पे हाइपोटेनियस पे क्या रख दो, BC लिख दो, यहां √52 लिख दो। ठीक है, ए आप कहीं पर भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलिए AB वाला पार्ट कितना था बच्चे, √2 था, और जो AC वाला पार्ट था वो √50 था। ओके, अब आप देख रहे हो कि पाइथागोरस थ्योरम यहां पे लग जाएगा। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा 2 आएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो 50 आएगा, 50 में 2 जोड़ूंगा तो इसके स्क्वायर यानी कि इसको स्क्वायर करेंगे तो 52 आएगा, यानी कि इसका स्क्वायर करूंगा 2, इसका स्क्वायर करूंगा 50, ये ठीक हाइपोटेनियस के स्क्वायर यानी कि बराबर हो जाएगा। यानी कि ये प्रूव हो गया कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर में H स्क्वायर है। तो 100% ये कौन सा ट्राइंगल बना रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। तो बच्चों ये चीज प्रूव हो गई कि ये 3 पॉइंट कौन सा ट्राइंगल का निर्माण कर रहे हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल का निर्माण ये कर रहे हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि इसे हम कैसे प्रूव करें। बिल्कुल वही तरीका है, मेथड वही है, बस आपका आंसर थोड़ा सा अलग आ जाएगा। आंसर इन द सेंस कि डिजिट्स आपके अलग दिखेंगे, बट तरीका जो है ना, मेथड बिल्कुल वही है जो अभी मैं बता रहा था। अब देखो बहुत ध्यान से, ठीक, ये देखिए 2,1 ये वाला पॉइंट हो गया। जो बी वाला पॉइंट है बच्चों वो 0,3 है। जो सी वाला पॉइंट है बच्चों वो -2,1 है। अब बहुत ध्यान से समझिए, अगर ए बी साइड के बारे में हम जाएं तो फिर से वही फार्मूला लिखेंगे, x2 - x1 होल स्क्वायर देन y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, फिर से वही चीज आपको इसमें मेंशन नहीं करना, तो 2 - 0 का होल स्क्वायर फिर 1 - 3 का ये होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4। ये हो गया बच्चे √8। चलिए इसका काम समाप्त। अब देखिए हम बीसी को निकालेंगे। बीसी के लिए फिर से हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। बार बार लिखते लिखते ये वाले फार्मूले जो हैं आपको रट जाएंगे। ओके, चलिए बीसी के लिए हम 0 + 2 का स्क्वायर ले लिए और 3 के साथ 3 - 1 का स्क्वायर ले लिए। तो बच्चों ये भी 4 + 4 ये √8 ये भी हो जाएगा। अब बच्चों हम लेते हैं एसी वाले पार्ट को। अब हम लेंगे एसी वाले पार्ट को। तो एसी वाले पार्ट को देखिए, 2 + 2 का स्क्वायर और फिर 1 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, यानी कि एसी कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, एसी अपने पास कितना हो गया, 4 हो गया। ओके, चलिए अब आप देखिए, एक ट्रायंगल को अगर आप फॉर्म करोगे तो सबसे बड़ा साइड अगर मुझे जहां दिख रहा है, क्योंकि अंडर रूट है, ये सबसे बड़ा है, तो आपका AC यानी कि ये 4 है, ये बन गया हाइपोटेनियस। बी को आप ले लो √8 और √8। ये देखो यहां भी पाइथागोरस लग जा रहा है, क्यों? क्योंकि √8 का स्क्वायर 8 होगा, फिर √8 का स्क्वायर 8 होगा, जो कि 4 चौका 16 के बराबर है, यानी कि P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर किसके हो गया बच्चे, H के स्क्वायर को। यानी कि यहां पर भी पाइथागोरस लग जा रहा है। क्लीन एंड क्लियरली प्रूव हो चुका है कि ये कौन सा ट्रायंगल का निर्माण कर रहा है, ये निर्माण कर रहा है राइट एंगल ट्रायंगल का। तो मेरे ख्याल से अब कोई संशय शकशुबा रहा ही नहीं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको ये बता दें, इसके पहले वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल था, मतलब सिर्फ समकोण त्रिभुजी था। लेकिन इसमें एक खास बात है, इसमें 2 भुजाएं आप देख रहे हैं बराबर है, तो इसका भी एक खास नाम है, इसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज भी कहा जाता है। यानी कि ये कौन सा है, इसको अंग्रेजी में अगर बोला जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल भी है और आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, ये दोनों है। कभी कभी ये भी होता है कि राइट एंगल भी बन जाता है, आइसोस्केलस भी बन जाता है, तो ये उसी कैटेगरी का है। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। So that the following sets of the points are collinear। अब ये आप टिक कर लो कहीं पे कि ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होने जा रहा है। ये कई एग्जाम्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, न सिर्फ NIS का तो है ही ये सबसे टॉपर पार्ट, लेकिन कई बाकी एग्जाम्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। कोलिनियर का सबसे पहले हम समझें कि मतलब क्या होता है। देखो, कोलिनियर को अगर हिंदी में हम बोले तो इसे संरेखीय कहा जाता है। संरेखीय का मतलब कि एक ही लाइन पर अगर कई पॉइंट दिखने लगे, है ना, 3 या 4 पॉइंट या 50, जितने भी अनंत पॉइंट हो सकते हैं, कई पॉइंट्स अगर एक ही रेखा पर हैं, एक ही लाइन पे हैं, तो सारे बिंदु क्या कहे जाएंगे, वो सारे आपस में क्या कहे जाएंगे, कोलिनियर कहे जाएंगे। बस यही चीज आपको यहां प्रूफ करना है कि ये जो बिंदु दिख रहे हैं आपको, ए को हम मान लेते हैं 3, बी हम मान लेते हैं 2, और सी हम मान लेते हैं -8। अब हमें ये चीज दिखाना है कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब
एक ही रेखा पे दिखने वाले बिंदु हैं, तो उसको कैसे, उसे भी डिस्टेंस फार्मूले से ही प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी को, फार्मूला लिखो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर देन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब इन दोनों को लेंगे, ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 6 प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 1 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये बनेगा 1 प्लस 4 यानी कि √5 आ गया। अच्छी बात है। अब हम निकालने जा रहे हैं किस वाले पार्ट को, अब हम निकालने जा रहे हैं अपने BC वाले पार्ट को। तो BC वाले पार्ट में भी आप पहले फार्मूला लिखोगे, ठीक है, चलो यहां 1 होगा। अब फार्मूला लिखोगे। अच्छा, BC वाले पार्ट को हम ले रहे हैं, देखिए 2 और माइनस माइनस 4 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 4 हो जाएगा, प्लस और माइनस 4 माइनस एस माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे 6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर आपको एक तरीका बता दे रहे हैं, अगर इसे 36 144 करेंगे तो कॉमन निकालना सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट ये आसान में। देखो 12 को आप क्या लिख सकते हो, ये 2 का स्क्वायर गुणा 6 का स्क्वायर लिख सकते हो तो गया 12 का स्क्वायर, है ना। इसमें से देखो 6 स्क्वायर कॉमन जाएगा तो रूट के बाहर 6 आएगा, है ना, और अंदर क्या बचेगा, देखो यहां पे 1 बचा और यहां पे देखो 2 2 जा क्या बचा 4, तो ये 6√5 बन गया। अच्छी बात है। अब हम किसको लेने जा रहे हैं, अब हम लेने जा रहे हैं AC को। अब हम किसको लेने जा रहे हैं, AC को। तो AC में क्या होगा बच्चे, देखिए A और C, तो यहां 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर और -6 और -8 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप चाहो तो एक चीज और बता दें, आप चाहो तो अगर एक बार आपने कहीं पे फार्मूला अप्लाइड कर दिया या अगल ऊपर ही कहीं पे अप्लाई कर देना कि अप्लाइंग द फार्मूला दिस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, मतलब आप पहले ही लिख लो इसको कि हम इस फार्मूले को अप्लाई करने जा रहे हैं बाय यूजिंग, आप लिख देना। तो बाय यूजिंग एक बार लिख दिया ना तो बार बार ये चीज करनी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कर लीजिएगा जैसे मैं कर रहा हूं, है ना। बार बार थोड़ा सा थकाऊ चीज होता है, हेक्टिक चीज हो जाती है। एक बार आपने लिख लिया ना, ठीक है, एग्जामिनर समझ जाएगा कि यार वो फार्मूला यूज हो रहा है ना। बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो। चलो, तो ये 7 का स्क्वायर हो गया, 14 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर प्लस 14, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें से भी आप देख लो बहुत ध्यान से, 7 स्क्वायर है, इसको 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर करेंगे तो बच्चे 7 यहां से आ जाएगा, ये 1 प्लस 4 होगा तो 7√5 हो जाएगा। अब बच्चों यहां पे एक खास चीज आपको दिख रही होगी, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले तो आप यहां पे देखो, एक पार्ट आप देखिए यहां पे, सबसे पहले देखिए √5 क्या आया था। देखो ये जो AB हम निकाल रहे थे, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, इसकी वैल्यू आई थी √5। अच्छी बात है। ये जो BC हमने निकाला था, इसकी जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 6√5 आई थी। अच्छी बात है। अब देखिए जो AC निकाला उसकी 7√5। एक खास चीज आपको दिख रही होगी कि यार ऐसा है कि अगर मैं AB में BC को जोड़ रहा हूं तो यार ये AC के बराबर आ जा रहा है। देखिए बहुत ध्यान से, AB आपके पास कितना है बच्चे, √5 है, ठीक है। BC आपके पास कितना है बच्चे, 6√5 है। अच्छा, ये दोनों जोड़ोगे तो 6 एक साथ हो जाएगा, वो AC के बराबर यानी कि 7√5। AC कितना है बच्चे, 7√5 है, AC के बराबर आ रहा है। बस यही प्रूविंग होती है। अगर दो भुजाएं जैसे AB और BC, अगर दो साइड्स आपने लिया है और एग्जैक्टली वो तीसरे के बराबर हो जा रही है, एग्जैक्टली वो किसके बराबर हो जा रही है, तीसरे के बराबर हो जा रही है, तो 100% वो पॉइंट्स होंगे, वो क्या होंगे, वो कोलिनियर होंगे, मतलब एक ही रेखा पर ये तीनों पॉइंट्स स्थित होंगे। तो A, B और C जो मैंने 3 पॉइंट्स लिया था वो तीनों किसी भी एक पर्टिकुलर लाइन पर ही स्थित होंगे। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी।
इसी के पार्ट पे ये भी एक दूसरा सा प्रश्न मैंने लिया है, एक और क्वेश्चन करेंगे बच्चे, तो और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस प्रश्न में मैं आपको विजुअल भी दिखाऊंगा इसका कि कोलिनिटी आखिर दिखती कैसे है, वो जो पॉइंट कोलिनियर होते हैं वो दिखते कैसे हैं, मतलब लाइन पे किस तरह से हम उसको ड्रा कर सकते हैं, इसका भी एक विजुअल सा इंपैक्ट हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो तैयार हो जाओ बच्चों, एक विजुअल सा इंपैक्ट हम यहाँ पे इसका देखेंगे कि किस तरह से ये कोलिनियर है। कोलिनिटी तो हम समझ चुके हैं, आगे देखिए, देखो ये 3 पॉइंट है, फिर से तरीका हमारे पास वही है, तो आप लिख सकते हैं, आप पहले पूरा फार्मूला ही लिख लीजिए, बार बार मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, तो आप ऐसे एग्जाम में कर सकते हैं कि आपने इसको पहले लिख लिया, देन आफ्टर फिर आप प्रोसीड करिए, फिर आपके पास टेंशन खत्म हो जाएगा। इसको ए लिया, इसको बी लिया और इस वाले को क्या ले लिया, सी। तो हमें यह दिखाना है कि तीनों एक ही लाइन पे है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ए बी लेने जा रहा हूं, फार्मूला मैं पहले ही लिख चुका हूं तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूं। तो ये 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर और 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो अब कितना ये हो गया बच्चे, ये 0 का स्क्वायर हो गया और ये 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब फटाफट से ये बीसी को ले लो, बीसी को ले लो, बीसी में भी आपका 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस -4 -6 होल स्क्वायर, ये बनेगा बच्चे 0 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर आपको 10 दे देगा। अब फटाफट से निकालो तुम एसी को, एसी आपका हो जाएगा 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस और ये 3 माइनस 6 और 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो यहां पे देखो 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि ये 3 आ जाएगा। अब बहुत ध्यान से देखो, 7 और 3 जोड़ने पर 10 आ रहा है, यानी कि ए बी प्लस ए सी जोड़ने पर बीसी के बराबर आ रहा है। देखो हो क्या रहा है कि आप जब इसमें जोड़ रहे हो ना ए बी में, ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, ए बी में जैसे ही आप ए सी को जोड़ रहे हो, है ना, ए बी में जैसे ही आप ए सी को जोड़ रहे हो एग्जैक्टली किसके बराबर आ जा रहा है, बीसी के। बस यहां से आपकी प्रूविंग हो गई कि ये एक ही रेखा पर यानी कि संगरेखी है, यानी कि ये क्या है बच्चे, ये कोलिनियर है। अब मैंने आपसे वादा किया था कि इसको थोड़ा सा विजुअल भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये चीज तो प्रूव हो गई ना कोलिनियर है, तो कोलिनिटी को थोड़ा सा अगर विजुअल भी आप देख लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। प्रूविंग तो हम ऑलरेडी कर चुके बच्चे, तो देखो इसको दिखा दे रहे हैं, बहुत ध्यान से देखो, समझो आसान सा है। देखिए सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है। एक आप ले लो ग्राफ का पार्ट, देखो, और इसमें एक्स एक्सिस तो देखो है ही नहीं ना, सब 0 है, वाई पे ही है, तो वाई पे यानी कि पॉजिटिव पे 6 तक गया है, तो आप 6 तक ले लो, 1 2 3 4 5 और यहां पे 6 तक ले लो, है ना, और नीचे पे ये -4 तक गया है, तो -1 -2 -3 और -4 आप ले लो, ठीक है, ऐसा कुछ ले लो। अब देखो ये बहुत आसान हो गया, ठीक है, अब देखो कितना आसान हो गया, ये x पे आपको 0 रखना है और y पे 3 लेना है, चलो ये आ गया पॉइंट, ये वाला। दूसरा क्या है, x पे 0 y पे -4, तो ये वाला पॉइंट आ गया। अब देखो x पे 0 और y पे 6, तो देखो ये वाला पॉइंट आ गया। तो आप देख पा रहे हो कि एक ही रेखा यानी कि y एक्सिस पर ही ये तीनों के तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं, यानी कि ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर। तीनों के तीनों पॉइंट क्या है बच्चे, कोलिनियर। तो मेरे ख्याल से कोलिनिटी आपको पूरी तरह से कंप्लीटली क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट पे चलते हैं। कभी कभी आपके सामने प्रश्न कुछ ऐसा आएगा कि आपके सामने 4-4 बिंदु दिए रहेंगे, ऑफ कोर्स दे सकते हैं, क्योंकि देखो 3 बिंदु अगर आपके पास है, 3 पॉइंट्स हैं, तो ऑफ कोर्स आपके लिए ट्रायंगल को पूछा जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल में 3 ही बिंदु होते हैं। लेकिन अगर 4 पॉइंट्स हैं तो ऑफ कोर्स आपसे रेक्टेंगल के बारे में पूछा जा सकता है, आपसे स्क्वायर के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि वो क्या बनाएगा, चतुर्भुज बनाएगा जिसके 4 साइड्स होते हैं, है ना, तो वो आपके बारे में जो जहां भी आपकी 4 भुजाएं होंगी, 4 साइड्स होंगे,
तो आपके पॉइंट्स भी कितने होंगे बच्चे, 4 पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो जब भी आपके सामने इस तरह से 4 पॉइंट को कोई इंटरफेस आया तो आप जान लो ना कि आपसे क्या, किसके बारे में, जिन आकृतियों के बारे में, उन्हीं आकृतियों के बारे में पूछा जाएगा, उन्हीं शेप्स के बारे में पूछा जाएगा जिनमें आपके 4 साइड्स होंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे कौन सा फिगर है बच्चे, स्क्वायर है ना। स्क्वायर सबको जानता है। स्क्वायर क्या होता है, ऐसी आकृति, ऐसा शेप जिसमें सारे साइड्स क्या हो जाए, ये सारे के सारे साइड्स क्या हो जाए, आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ये सबने पढ़ा है, तभी तो स्क्वायर बना है ना। तो ए यहां पे आप ले लो, यहीं से ले लेते हैं 3, -2, बी आप 6, 1 ले लो, सी आप 3, 4 ले लो, और ये 0, 1। ठीक है, तो यहां पे मैंने ले लिया। अब चाहो तो इसको इधर ले लो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, आएगा सेम आंसर। ठीक है, अब हम सबसे पहले निकालते हैं ए बी को। तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे कि भैया फार्मूला हम कौन सा यूज कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे कि हम फार्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं, है ना, ये फार्मूला यूज कर रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा चेक करने वाले को। अब फटाफट से आप डायरेक्टली कर लीजिए। तो देखिए 3 - 6 स्क्वायर प्लस -2 -1 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चे -3 का होल स्क्वायर प्लस फिर से -3 का होल स्क्वायर। अब ये अपने पास क्या हो जाएगा, 9 + 9, ये √18 हो जाएगा। तो यहां पे क्या आया, √18। बहुत अच्छी बात है। अब इस वाले पार्ट को देखिए, डीसी वाले पार्ट को देखिए, 0 - 3 का होल स्क्वायर, 1 - 4 का होल स्क्वायर। अब ये अपने पास -3 का होल स्क्वायर और -3 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये भी 9 + 9, ये भी मुझे देने वाला है √18, तो इसने भी दे दिया। अब आ जाओ बच्चे एडी को निकाल लो। तो ये 3 - 0 का होल स्क्वायर, फिर -2 - 1 का होल स्क्वायर। अब देखो कितना टेंशन फ्री हो, फार्मूला पहले ही लिख चुके हो, x1 x2 कब कौन पहले लेना है कौन बाद में लेना है उसकी भी कोई चिंता नहीं है, तो आसानी से बन जाते हैं। ये भी 9 होगा तो √18 हो गया। तो भैया अपना एडी भी हो गया √18। अब लास्ट कौन बचा, बीसी, पक्का ये भी √18 ही होगा, क्योंकि ये बना तो क्या रहा है, स्क्वायर ही बना रहा है। तो 6 - 3 का होल स्क्वायर, 1 - 4 का होल स्क्वायर, तो बच्चे ये भी हो जाएगा 9 + 9 √18, यानी कि ये भी यहां पे आ जाएगा √18। तो आप देख रहे हो कि सारे साइड्स आपको बराबर इक्वल दिख गए। देखिए सारे साइड जैसे ही इक्वल दिख गए, आपको आपने ये चीज प्रूफ कर दिया कि सर जी 100% ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। बहुत आसान सी चीज होती है, बहुत इजी चीज होती है, बहुत इजी प्रूविंग्स हैं, और यकीन मानिए एग्जाम्स में ये क्वेश्चन छूटते नहीं है बच्चों से जनरली। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है सेक्शन फार्मूला। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, देखिए सेक्शन फार्मूले में दो चीजें आपको पढ़नी है। सबसे पहले पढ़ना है इंटरनल डिवीजन, देन पढ़ना है एक्सटर्नल डिवीजन। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि एक्चुअल में सेक्शन फार्मूला होता क्या है, इसकी जरूरत क्या पड़ती है। तो देखिए सबसे पहले अगर आपने कोई 2 पॉइंट लिया, यहां पे आपने कोई 2 बिंदु लिया, कुछ नाम दे दो इसको, कुछ भी नाम दे दो। इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका कितना है बच्चे, x2 और y2 है। ठीक है, अब एक लाइन खींच दो, यहां से दोनों को मिला के एक रेखा बना दो। अच्छा, इस रेखा पर अगर कोई बिंदु, कोई अलग से एक पॉइंट आपने इस रेखा पर कोई एक मिनट, कोई एक पॉइंट आपने यहां पे ऐसा कोई ले लिया, इस तरह का है ना, थोड़ा सा कलर में चेंज कर दो, मिक्स हो गया है। तो चलिए ये मान लो ब्लू वाला है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमने ले लिया अगर यहां पे, और इस पॉइंट को कुछ नाम दे दो, इसको पी नाम दे दो। चलो, तो ये इसको 2 पार्ट में बांटेगा। एक पार्ट मान लो मैंने M1 ले लिया यहां से यहां तक,
और एक पार्ट मैंने M2 ले लिया। इसी को कहा जाता है इंटरनल डिवीजन, या हिंदी में इसका नाम होता है अंतः विभाजन। अंतः मतलब बीच में, मतलब कहीं पे अंदर, ए और पॉइंट के बीच के अंदर का विभाजन जो होता है उसे अंतः विभाजन या फिर इंटरनल डिवीजन कहा जाता है। तो ये दो पार्ट में ये बांट रहा है ना। इसका रेशियो आपका दिया रहेगा, M1 से M2 का रेशियो दिया रहता है। अब कहानी ये है कि हमको इस कोऑर्डिनेट को निकालना, ये जो x और y दिख रहा है ना कोऑर्डिनेट्स, इनको निकालना होता है। सिंपल सा फार्मूला है। x जब आपको निकालना होगा तो आप लिखोगे m1 x2 और m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ऐसा कुछ आप लिखने वाले हो। ठीक है बच्चे, बहुत सिंपल सा है। उसी तरह से अगर आपको y निकालना होगा तो आप m1 के साथ y2 लोगे, देन m2 के साथ y1 लोगे। नीचे क्या आपको लेना है, m1 प्लस m2। बस इस बात का ख्याल रखना कि m1 के साथ y2 लेना है, 1 के साथ 2 लेना है और 2 के साथ 1 लेना है। इस चीज को बस 1 के साथ 2, 2 के साथ 1, 1 के साथ 2, 2 के साथ 1, सीधे मत लेना, 1 के साथ 1 नहीं लेना, 1 के साथ 2, 2 के साथ 1, ऐसे ले लोगे तो कभी गलती नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से ये सेक्शन फार्मूला क्लियर हो गया। अच्छा, सेक्शन फार्मूले में भी एक और पार्ट आता है जिसे कहते हैं बाइसेक्शन। तो चलिए बाइसेक्शन क्या होता है उसको समझते हैं। तो देखो बहुत ध्यान से, बाइसेक्शन इसी को हम कहते हैं मिड पॉइंट। क्या कहते हैं, मिड पॉइंट। तो इसे मिड पॉइंट फार्मूला भी कहते हैं। तो बाइसेक्शन या मिड पॉइंट क्या होता है, अब देखो यहां तो इसने दो पार्ट M1 M2 में बांटा, वो कुछ भी हो सकता है। मान लो 2:1 के अनुपात में बांट दिया, 3:2 के अनुपात में बांट दिया, 5:6 के अनुपात में बांट दिया, 6:5 के अनुपात में बांट दिया, ऐसे बांट दिया। क्या हो अगर ये जो A और दो B जो बिंदु थे, इसको जो तीसरा बिंदु P है, तीसरा बिंदु जो P है बच्चे, वो बराबर बांट दे। बराबर इन द सेंस कि मान लो यहां भी D है और यहां भी D है, यानी कि M1 भी D और M2 भी D है। मान लो 2-2 मीटर, 3-3 मीटर, 4-4 मीटर, ऐसे इक्वल पार्ट में बांट दे, तब क्या होगा, उसी को कहा जाता है मिड पॉइंट। तो ये कहां पे है बच्चे, यही मिड पॉइंट, इसी को क्या कहोगे, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कब होगा, जबकि ये जो लाइन है जो दो बराबर भागों में बांटी जाए। किसी पॉइंट द्वारा अगर दो बराबर भागों में बांटी जाएगी, इक्वल पार्ट में बांटी जाएगी, तो फिर ये मिड पॉइंट कहा जाता है। अब ये और आसान हो जाता है, क्यों, इसको समझिएगा। देखो, अगर मैं इस M1 की जगह D लिख दूं और M2 की जगह भी D लिख दूं, तो D तो आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा, ठीक। और इसकी जगह D लिख दूं तो नीचे हो जाएगा 2D बस। अब देखिए ये और ये तो कट गया। अब इसका फार्मूला तो और आसान हो गया ना बेटा, बस x1 में x2 को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो, और y अगर लेना होगा तो बस y1 में y2 को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो। अब देखो ना कितना आसान है। तो सेक्शन फार्मूला या मिड पॉइंट फार्मूला और भी ज्यादा आसान हो जाता है, और भी ज्यादा इजी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, इंटरनल डिवीजन हम यहां पे समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे एक्सटर्नल डिवीजन किसे कहते हैं, वो क्या होता है, ठीक है। चलिए, एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है, इसे बाह्य विभाजन भी कहा जाता है। बाह्य मतलब बाहरी, बाहरी रूप से अगर कोई विभाजन किया जाए तो वो एक्सटर्नल डिवीजन कहा जाता है। वहां पॉइंट कहां पे होगा, बाहर की तरफ होगा। तो देखिए यहां पे एक्सटर्नल डिवीजन का, यहां भी हम कोई दो पॉइंट लेते हैं, है ना। एक पॉइंट हमने ए ले लिया बच्चे, और एक पॉइंट हमने क्या ले लिया, बी ले लिया। अब देखो यहां पे ये है x1 और y1, ये है अपना x2 और y2, ठीक है बच्चे। अब आपका ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, पहले हम P को कहां ले रहे थे, यहां बीच में कहीं ले रहे थे, है ना। अब हम बाहर लेंगे इसको,
और इसके कोऑर्डिनेट x और y को निकालना होगा। यहां सबसे बड़ी मुसीबत होती है बच्चों को यह समझने में, यार m1 कहां से कहां तक लिया जाता है और m2 कहां से कहां तक लिया जाता है। ये बहुत बड़ा सरदर्द होता है। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, उससे ये चीज क्लियर हो जाएगी। देखो, एक पॉइंट आपको पहला वाला सेलेक्ट करना है और सीधे खींचकर P तक ले जाना है, अंत तक। तो वो आपका क्या हो जाएगा बच्चे, m1 हो जाएगा। गॉट इट। फिर आप दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, ये वाला, दोनों पॉइंट सेलेक्ट करना, दूसरा सेलेक्ट करेंगे और एक डिस्टेंस यहां से खींचकर ले जाएंगे P तक, ये आपका m2 होगा। तो भूलना नहीं, एक्सटर्नल में m1 और m2 ऐसे लिया जाता है। विजुअल आप देख लीजिएगा, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, तो अगर मुझे x निकालना होगा तो उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। देखो उस वाले में क्या था प्लस, इस वाले में क्या होगा माइनस। उसी तरह से y लेंगे एक्सटर्नल के लिए, तो m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। ठीक है। अब आप कहोगे सर जी आपने जो बाइसेक्शन किया था, जो मिड पॉइंट था, क्या वैसी सुविधा यहां पे भी है क्या सर, मिड पॉइंट कहीं पे होता है? तो बच्चों सबसे पहले जान लो, अगर कोई पॉइंट बाहर की तरफ है वो बराबर भागों में बांट ही नहीं सकता है, वो तो असंभव है, इम्पॉसिबल है। दूसरी चीज कि मिड पॉइंट में हमने m1 m2 को बराबर किया था, है ना। तो आप खुद समझिए, अगर मैं यहां m1 m2 को बराबर कर दूं तो दोनों कट जाएंगे, कटने के बाद नीचे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड। इसीलिए आप कभी भी एक्सटर्नल वाले जब क्वेश्चन को करोगे, जब भी आप एक्सटर्नल वाले पार्ट के क्वेश्चंस को करोगे, वहां कभी भी मिड पॉइंट जैसी कोई चीज नहीं आती, उसमें एक ही ये वाला फार्मूला यूज होगा, एक ही फार्मूला यूज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पे भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, देखिए सबसे पहले मिड पॉइंट का ही क्वेश्चन दिया है। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ईच ऑफ द लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स आर गिवन बिलो। मिड पॉइंट ही निकालना है, टेंशन फ्री हो जाओ। देखो यहां पे तो ए पॉइंट हमने लिया -2,3 और जो बी पॉइंट लिया वो 3,5 लिया। अब यहां पे आप डिस्टेंस फार्मूले की तरह डायरेक्ट फार्मूला लिख के आप डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, यहां पे आपको पॉइंट्स को लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये मायने रखता है। जब भी आप फार्मूला लगाओगे, m1 के साथ x2 लेना होता है, m2 के साथ x1 लेना होता है, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। डिस्टेंस में कोई इशू नहीं था, आगे पीछे हो जा रहा था, यहां पे आपको पूरा ही लेना पड़ेगा। यानी कि यहां मुझे लिखना ही पड़ेगा कि ये वाला x1 है और ये वाला y1 है और ये वाला क्या है, x2 है और y2 है। ये आपको हर बार दिखाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब आपको मिड पॉइंट से क्या निकालना है, x निकालना है। x का फार्मूला क्या था बच्चे, इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना है। x1 को x2 के साथ जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। तो -2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है। उसी तरह से y लेना होगा, तो y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये 4 हो जाएगा। तो बस आपका आंसर आ चुका है। अब कोई भी पॉइंट आप पी करके ऐसे लिख लीजिए और आप लिखिए 1/2,4, यही आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। यही मतलब आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। तो ये भी बहुत आसान सा है, बहुत छोटा सा पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न को भी फटाफट से कर लेते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न को भी फटाफट से कर लेते हैं। चलिए इसको देखिए, इसमें भी मैंने बोला आपको x1 y1 और x2 y2 लिखना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चे, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। x1 y1 और ये लिखा x2 और y2। ठीक है, अब देखिए बहुत ध्यान से,
अब मिड वाले से क्या, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चे x1 है 6 और x2 है -2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 2 हो जाएगा। उसी तरह से y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा 5। तो बस आपको आपका आंसर मिल गया बच्चे, कितना आया 2,5। सीधा सीधा सा ये चीज था, है ना। ये सारे आपके जो भी आपको अवेलेबल हैं बुक, जो भी नेट्स वगैरह पे अवेलेबल है, उनमें ये सारे प्रश्न है, यानी कि आपका जो प्रिपरेशन होगा वो बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि अलग से कुछ भी नहीं दिया है मैंने। क्वेश्चन जब भी आप देखोगे आपको मिल जाएंगे, और प्रैक्टिस के लिए काफी सारे प्रश्न हैं, उन पे आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम यहाँ से प्रश्न कुछ देंगे भी आपको प्रैक्टिस के लिए। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -5, -2 एंड 3,6 इंटरनली इन द रेशियो 3:1। अच्छा, प्रश्न क्या है, देखो प्रश्न ये कह रहा है कि आपके पास दो बिंदु हैं, कुछ नाम दे दो बच्चे, नाम दे दो, ठीक है। ए और बी नाम दे दिया, ये वाला हमारा x1 हो गया, ये वाला हमारा y1 हो गया, ये वाला हमारा x2 हो गया, ये वाला हमारा y2 हो गया। अब कह रहा है इन दो बिंदुओं को, है ना, मिलाने वाली रेखा को कोई बिंदु जो है वो 3,1 के अनुपात में बढ़ता है। किस में बढ़ता है, सॉरी 3:1 के अनुपात में बढ़ता है। किस अनुपात में बढ़ता है, 3:1 के अनुपात में बढ़ता है। तो आप देखो बच्चे, m1 डिवाइडेड बाई m2 बराबर कितना होगा, 3:1, ठीक है। अब जब भी रेशियो होता है, ध्यान दीजिएगा, जब भी रेशियो होता है आप एक काम करना, आप कोई भी कांस्टेंट यहां पे मान लेना, बिना कांस्टेंट के सॉल्व नहीं होता है। अब देखो बहुत ध्यान से, यहां से m1 आपका कितना निकलेगा, सीधा सीधा होता है 3 इंटू के, और यहां से m2 आपका क्या निकलेगा, m2 आपका निकल जाएगा k इंटू 1 k हो जाएगा, 3 इंटू के हो जाएगा। बस ये वाला दो चीज मिल गया तो काम आपका बन गया। आपको सीधा सीधा क्या लगाना है, फार्मूला लगाना है। फार्मूले में मत भूलना, m1 के साथ x2 होता है और m2 के साथ x1 होता है, नीचे क्या होता है m1 प्लस m2। तो बच्चे m1 यहां पे कितना आया है 3k, तो यहां भरो 3k भरो। बच्चों x2 आप देखो यहां पे 3 है, सीधा सीधा भरना है। m2 आपके पास कितना बच्चे k है, इंटू x1 आपके पास कितना बच्चे -5, और नीचे क्या कर देंगे m1 प्लस m2 यानी 3k प्लस k, यानी कि 3k प्लस k कर दिया। ये हो जाएगा 9k माइनस 5k डिवाइडेड बाई 4k, तो ये हो जाएगा 4k डिवाइडेड बाई 4k। तो ये बच्चे कितना आ गया 1, तो x कोऑर्डिनेट हमें मिल गया 1, ठीक है। अब निकालते हैं y वाला, y होगा हमारा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। आराम आराम से लिखिएगा तो कभी गलती नहीं होगी, है ना। m1 अपने पास कितना है 3k है, ठीक है। इसमें मिस्टेक तभी होगी जो हड़बड़ाहट में आप उल्टा सीधा लिख देंगे। y2 कितना है 6 है, m2 कितना है k, y1 कितना है बच्चे -2 है, और ये कितना हो जाएगा 3k प्लस k, 3 छक 18k माइनस 2k और 4k, 16k, 18 में 2 गया 6 और 4k 4। तो कोऑर्डिनेट्स आपको मिल चुके हैं, आपका आंसर आ चुका है। कोई भी एक ऐसा p लिख लेना, तो अपना x कोऑर्डिनेट आपका कितना आया है 1 और y कितना है बच्चे 4, बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा बच्चे आपका आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान है। अच्छा, आसान ये हुआ कैसे, जब भी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं ना कि कैसे किस चीज को रखना है, कैसे आपको अरेंज करना है, तो ऑफ कोर्स हर बारी आपको मैथ आपका इजी ही लगता है, वो आसान लगेगा। हर बारी ऐसी स्थिति बनेगी कि मैथ्स आपको आसान लगेगा, ठीक है। चलिए अभी 5 मिनट्स बचा है तो एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं।
इसमें हमने देखो लिखा हुआ है ट्राई सेक्शन। अब यहां पे आप पूछोगे सर जी बाई सेक्शन तो आपने पढ़ा दिया था, ट्राई सेक्शन क्या होता है? ट्राई सेक्शन एक बारी बता दीजिए। तो ट्राई सेक्शन में फटाफट से बताने जा रहा हूं। आज मान लो इस प्रश्न को हल भी ना करूं तो नेक्स्ट क्लास में इसको करा दूंगा, लेकिन आप पहले इसको समझ लें कि ट्राई सेक्शन एक्चुअल में होता क्या है, तो उसके बाद ही ये समझ में आएगा। तो ट्राई सेक्शन ये होता क्या है, देखिए बहुत ध्यान समझिएगा। देखो बाई सेक्शन क्या था? बाई सेक्शन था दो बराबर भागों में बांटना, ठीक। ट्राई सेक्शन क्या होता है? ट्राई सेक्शन होता है तीन बराबर भागों में बांटना। जैसे मान लो ये प्रश्न है आपके सामने, ये प्रश्न हो गया, ठीक है। यहां पे ए आपने लिखा 2,3 और यहां पे आपने बी लिखा 5,-1। बहुत अच्छे। अब ये वाली रेखा आप मिला दीजिए, ठीक। अब इसे तीन भागों में बांटना है, तो समझिए एक पॉइंट से तो काम चलेगा नहीं आपका, आपको दो कट लगाने पड़ेंगे ना, तब तो तीन पार्ट में बटेगा। दो बराबर भागों में बांटना था तो एक कट से ऐसे काम चल रहा था, लेकिन जब तीन बराबर भागों में बांटना होगा तो आपको करना क्या होगा? आपको यहां पे ऐसे, एक मिनट, आपको ऐसे यहां पे देखिए दो कट लगाने होंगे। इसको नाम दे देते हैं P और इसको नाम दे देते हैं Q, समझिएगा। अब देखिए, अब तीन बराबर भागों में बंटने का क्या मतलब, मान लो ये D है, A से P की दूरी मान लो D है, तो P से Q की भी दूरी D होगी, Q से B की भी दूरी D होगी। इससे भी कहते हैं ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब तीन बराबर भागों में बांटना। यह बहुत विशेष स्पेशल तरीके से इसको बनाया भी जाता है। सबसे पहले इसको निकालते हैं P को, उसके बाद हम Q को निकालते हैं, तो कुछ अलग अलग ही नाम दे देते हैं। देखिए इसको आप नाम, इस P वाला जो कोऑर्डिनेट है, P वाला जो कोऑर्डिनेट है, एक मिनट थोड़ा मैं लिख दे रहा हूं इसको अलग से, देखिए बहुत ध्यान से लिखिएगा, समझिए। देखिए यहां P था और यहां Q था, ठीक है बच्चे। P वाले को नाम दे दिया आप x, y, यानी कि सबसे पहले आपको निकालना है P वाला पार्ट। इसको आप Q वाले को नाम दे दीजिए x डैश, y डैश। इसको क्या नाम दे दीजिए x डैश, y डैश। तो P सबसे पहले निकलेगा, उसके बाद क्या निकलेगा, Q निकलेगा, ठीक है। अब ये निकलता कैसे है इसकी जानकारी हम दे देंगे, बट ठीक है नेक्स्ट क्लास का आप वेट करिए। अभी इसकी दो क्लासेस और आपकी चलेंगी, दोनों में ये फिनिश्ड हो जाएगा। काफी दूरी तक हम पहुंच चुके हैं और नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे सीखेंगे कि सेक्शन फार्मूले में ट्राई सेक्शन को कैसे निकाला जाता है। और कुछ प्रश्न भी होंगे, जितना भी पढ़ाई आज हमने की है उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न भी होंगे जो आपकी अगली क्लास में होंगे, ठीक है। और कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स भी होंगे। अभी इसमें ज्यादा नहीं बचा है, लगभग आधे से अधिक हम पहुंच ही चुके हैं। कुछ पार्ट यानी कि एंगल दो लाइंस का कैसे निकालते हैं वही बचा है। तो इंतजार करिए आप अगली क्लास का, बहुत जल्द हम लेकर के आएंगे अगली क्लास को। अगली क्लास में हम इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तब तक ये एज अ होमवर्क आप समझ लीजिएगा, हो सकता है कोई बच्चा इसको बना ले, बट एज ए चैलेंज आप एक्सेप्ट करिए इसको कि ट्राई सेक्शन में सर ने दिया था वो निकलेगा तो निकलेगा कैसे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।